The electoral bond scheme and the impugned provisions to the extent that they infringe upon the right to information of the voter by anonymizing contributions through electoral bonds are violative of Article 19(1)(a). We have applied the proportionality standard to determine if the infringement of the right to information is justified. इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीयता के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए जब ये कहा तो राजनीतिक दलों में घमासान छिड़ गया। कोई पार्टी इस पर खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रही है तो कोई दल इस पर चुप्पी साधे हुए कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहा है। इस बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि वास्तव में इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसका राजनीतिक दलों से क्या लेना देना है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? आसान भाषा में कहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से चंदा देने का एक जरिया है। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो इसी बॉन्ड का एक प्रारूप है जो भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, कॉरपोरेट या कंपनी के द्वारा मांग किए जाने पर किसी राजनीतिक दल के नाम से मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत बैंक गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता था और बिना किसी अन्य को जानकारी साझा किए वो राशि सीधे उस राजनीतिक दल के खाते में चला जाता था जिसके नाम से वो बॉन्ड तैयार कराया गया, उसके अकाउंट में चंदा जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम दर्ज नहीं होता था जिसका फायदा राजनीतिक दलों को मिलता था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक के कुछ खास शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए मूल्य में से किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। इन बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती थी, जिस दौरान इसका इस्तेमाल जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए किया जा सकता था। साथ ही इस योजना के तहत दान केवल उन्हीं दलों को किया जा सकता था जो लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में डाले गए वोट का कम से कम 1% वोट अपने नाम दर्ज कराए हों। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साल 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। बिल पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इस योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद दलों को चंदा स्वीकार करने का एक गोपनीय जरिया मिल गया। घोषणा के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तंज करते हुए कहा था कि लोग चेक के जरिए चंदा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल रीजन की वजह से वो वैसा नहीं कर पाते। उनका नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, विपक्षी हमें डोनर को मतलब टारगेट करेंगे और कल जब हम व्यापार करेंगे तो कोई PIL दर्ज करके दाखिल करके कहेगा कि आपने फलाने पार्टी को चंदा दिया था, इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। और उनको लगता है कि हम ईमानदारी से चंदा देते हैं और पारदर्शी तरीका अपनाते हैं तो कोई कठिनाइयां पैदा नहीं होंगी, क्लीन मनी भी आ जाए और पारदर्शिता भी बनी रहे। दोनों तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड में संभव है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार में रहकर ऐसा कानून बनाना जिसमें विपक्ष को भी फायदा हो, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाया तो फैसला अरुण जेटली के उन बयानों को साफ खंडन कर रहा था जिसमें जेटली ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्लीन मनी और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता के मुद्दे पर ही अपनी सबसे तीखी टिप्पणी की है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को ये जानने का पूर्ण अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। CGI ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के कई अलग दूसरे तरीके हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है।
राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। साथ ही कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए हैं, वो भी आपको एक एक करके हम बताते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI चुनावी बॉन्ड जारी करना अब बंद कर देगा। SBI 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भारत निर्वाचन आयोग ECI को प्रस्तुत करेगा। विवरण में प्रत्येक बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए बॉन्ड का मूल्य भी शामिल होगा। SBI उन राजनीतिक दलों का विवरण ECI को पेश करेगा जिन्होंने 12 अप्रैल 2019 से आज तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त किए हैं। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण, भुनाने की तारीख, चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल होना चाहिए। SBI इस फैसले की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर मतलब कि आगामी 6 मार्च तक मांगी गई सारी जानकारी ECI के सामने पेश करेगा। बताते चले कि ECI सूचना प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर 13 मार्च 2024 तक SBI द्वारा साझा की गई जानकारी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। चुनावी बॉन्ड जो 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा अभी तक भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें पार्टी द्वारा वापस दिए जाने का आदेश भी सामने आ चुका है, जिसे वापस क्रेता के खाते में भेज दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इस फैसले का स्वागत भाजपा के अलावा सभी अन्य दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा इस बार किसी भी तरह की टिप्पणी से बचते हुए भी दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का लाभ उठाते हुए करीबन 6,566 करोड़ चंदे के तौर पर जुटाए हैं, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस ने इन 6 सालों में 1,123 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड से हासिल किए हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC है, जिसने 1,092 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से प्राप्त किए हैं और किसी क्षेत्रीय पार्टी के संदर्भ में ये सबसे बड़ी राशि भी बताई जा रही है। पूरा घटनाक्रम आप समझ लीजिए क्या है, कब क्या कुछ हुआ। तो साल 2017 में वित्त विधेयक में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की जाती है। 14 सितंबर 2017 मुख्य याचिकाकर्ता NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 3 अक्टूबर 2017 सुप्रीम कोर्ट ने NGO द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और EC को नोटिस जारी किया। 2 जनवरी 2018 केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। 7 नवंबर 2022 चुनावी बॉन्ड योजना में उस साल में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए संशोधन किया गया, जहां कोई भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हो सकता है। 16 अक्टूबर 2023 CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली SC पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा। 31 अक्टूबर 2023 CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। 2 नवंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 15 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुना दिया। अब आपकी राय इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या है, उस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए और देखते रहिए द क्लियर कट। धन्यवाद।